प्रिय बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों को अप्रैल और मई में भूगोल में लेसन 1 से लेसन 3 तक अध्ययन कराया था, जिसके प्रश्नों के उत्तर आपको प्रेषित किए गए थे। और इतिहास में लेसन 1 पूर्ण तरीके से पढ़ा दिया गया था, उसके प्रश्नों के उत्तर भी प्रेषित किए गए थे, जिसमें से कुछ छात्रों ने प्रश्नों के उत्तर दिखाए भी थे, भेजे भी थे। आपको इतिहास में लेसन 2 का अध्ययन करना है। लेसन 2 यूरोप में राष्ट्रवाद एवं रूसी क्रांति है। तो रूस की जो क्रांति हुई, पहली क्रांति 1905 ईस्वी में और दूसरी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूस के जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था। रूस के शासक को जार कहा जाता था। तो इस लेसन में आपको यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का अध्ययन करना है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना है। जारवाद, राजस्व का संकट, 1905 से 1917 के मध्य सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति, प्रथम विश्व युद्ध और सोवियत राज्य की स्थापना और विरासत। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से और 1945 ईस्वी तक चला था। आप यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में आपको अध्ययन करना है, जिसमें आपको देखना है 19वीं सदी के मध्य तक समाजवाद यूरोप में अत्यंत प्रसिद्ध हो गया था। समाजवाद समर्थक लोग निजी संपत्ति को सारी बुराइयों की जड़ मानते थे। जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में कुलीन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि मजदूर, कामगार एवं जनसाधारण की बुरी स्थिति थी। उदारवादी भी इस विकट स्थिति से मुक्ति और परिवर्तन चाहते थे। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद का विरोध किया। उनका विश्वास था कि पूंजीवाद तथा निजी संपत्ति के कानून को समाप्त कर देना चाहिए। यूरोप में समाजवादियों ने अपने विचार को क्रियान्वित करने के लिए सेकेंड इंटरनेशनल नाम की संस्था बना ली। सन 1905 ईस्वी में समाजवादियों एवं ट्रेड यूनियन ने मिलकर ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया था। 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति और 1917 ईस्वी की फरवरी क्रांति के दौरान रूस की महिला कामगारों ने देश के लिए अपेक्षित श्रम किया। 1917 ईस्वी की
अक्टूबर क्रांति के पश्चात समाजवादियों ने रूस में समाजवादी सरकार बनाई। 1917 ईस्वी में राजशाही के पतन एवं अक्टूबर की घटनाओं को ही सामान्यतः रूसी क्रांति कहा जाता है। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी का गठन सन 1898 ईस्वी में हुआ था, जो मार्क्स के विचारों का सम्मान करती थी। रूस में 1900 ईस्वी में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी बनाई गई। यह पार्टी किसानों के अधिकारों के लिए प्रयत्नशील रही। सन 1903 ईस्वी में यह पार्टी मेंशेविक और बोल्शेविक में विभाजित हो गई। बोल्शेविक रूस में कामगारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे तथा लेनिन के नेतृत्व को स्वीकार करते थे। ये लोग समाज एवं सरकार में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी उपायों में विश्वास रखते थे। मेंशेविक दल में शामिल लोग फ्रांस और जर्मनी की पार्टियों का समर्थन करते थे, जो कि उनके देशों में विधान पालिकाओं के चुनाव में भाग लेते थे। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से अधिक मजदूर प्रतिदिन काम के घंटों को कम करने, मजदूरी बढ़ाने तथा कार्य स्थितियों में सुधार करने की मांगों को लेकर हड़ताल पर चल गए। इस संदर्भ में जनवरी 1905 ईस्वी में जार से याचना की गई कि पादरी गैपान के नेतृत्व में एक रविवार को जुलूस निकाला गया। लेकिन जैसे ही यह जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा तो पुलिस तथा कोसेक्स ने उन पर हमला कर दिया। 100 से अधिक मजदूर इस हमले में मारे गए तथा 300 से अधिक घायल हो गए। यह घटना रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना ने यह घटनाक्रम की शुरुआत कर दी जिसे 1905 ईस्वी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 6 अगस्त 1905 ईस्वी को रूस में ड्यूमा का गठन किया गया। 1927 ईस्वी और 1928 ईस्वी तक सोवियत रूस के कस्बे अनाज आपूर्ति की कमी की समस्या को पूरी तरह झेल रहे थे। अतः खेतों के सामूहिककरण का निर्णय लिया गया। यह तर्क दिया गया कि अनाज की कमी आंशिक रूप से खेतों के छोटे आकार के कारण थी। रूस में 1929 ईस्वी में सभी किसानों को सामूहिक खेत की जुताई करने को बाध्य किया गया। अधिकतर भूमि तथा यंत्रों का स्वामित्व सामूहिक खेतों को हस्तांतरित कर दिया गया। किसान भूमि पर काम करते तथा कोल खोज का लाभ बांट दिया जाता था। रूस में सन 1930 ईस्वी से 1933 ईस्वी की खराब फसल के कारण भयानक
अकाल पड़ा। फलस्वरूप रूस में 40 लाख लोग मारे गए। 20वीं सदी के अंत तक सोवियत संघ के एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पहले की तुलना में कम हो चुकी थी। उदारवादी यूरोपीय देशों में प्रायः किसी एक धर्म को महत्व दिया जाता था, आज भी है। रूस के उदारवादी ऐसे देश की कल्पना करते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। उदारवादी वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरुद्ध थे तथा सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के पक्ष में थे। पूंजीवाद यह वह सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों जैसे कारखानों, भूमि, पूंजी, यातायात के साधनों, संवाद वाहन के साधनों आदि पर थोड़े से लोगों का स्वामित्व तथा नियंत्रण होता था। बहुसंख्यक जनता जो कारखानों में काम करती है अधिकारों से वंचित थी तथा उसे अत्यंत दरिद्रता का जीवन जीना पड़ता था। पूंजीवाद का आधार उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होता है। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया पूंजीवादी देश हैं। रेडिकल रूस को एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिसमें सरकार देश की जनता के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें बहुत से लोग महिला मताधिकार आंदोलनों का समर्थन करते थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों तथा संपन्न उद्योगपतियों के विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। नेक्स्ट, समाजवाद आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समानता के लक्ष्य को सम्मुख रखकर बनाई गई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जिस विचारधारा पर आधारित समझी जाती है उसे समाजवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर चंद व्यक्तियों के बदले सारे समाज के स्वामित्व की व्यवस्था की प्रमुखता दी जाती है। इस व्यवस्था के अनुसार उत्पादन के साधन समाज के नियंत्रण में तथा समाज के लाभार्थ होने चाहिए, क्योंकि समाज ही संपत्ति का वास्तविक स्वामी है। रूढ़वादी लोग रेडिकल और उदारवादियों के विरुद्ध थे। रूढ़वादियों ने 18वीं सदी में परिवर्तन का विरोध किया, लेकिन 19वीं सदी में उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ मात्रा में परिवर्तन अपरिहार्य हो गया है। लेकिन उनका विश्वास था कि अतीत का सम्मान किया जाना चाहिए तथा परिवर्तन एक धीमी एवं लंबी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। सर्वहारा वर्ग, कारखानों में कठोर श्रम करने वाला यह वर्ग जिसे औद्योगिक प्रबंधन में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, उसे सर्वहारा वर्ग कहते थे। इनका लाभ तथा उत्पादन के साधनों पर कोई अधिकार नहीं था। पूंजीपति, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों का धनी वर्ग जो कारखानों,
उत्पादन के साधनों और मंडियों पर नियंत्रण रख अर्थव्यवस्था को अपनी इच्छानुसार संचालित करता है, उसे पूंजीपति कहते हैं। उत्पादन के साधन वे सभी साधन जो अनेक प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में सहायक बनते हैं, उत्पादन के साधन कहलाते हैं। भूमि, कारखाना, मशीन, औजार, हथियार, ये सभी उत्पादन के साधन हैं। ये मशीन युग की देन है। उत्पादन के इन साधनों के स्वामी चंद पूंजीपति ही हों या पूरा समाज हो, इस बात को लेकर पूंजीवाद तथा समाजवाद की विचारधाराओं में मतभेद दिखाई देता है। मार्क्स के अनुसार पूंजी और पूंजीपतियों के हित परस्पर विरोधी हैं तथा पूंजीवाद के अंतर्गत आर्थिक संकट हैं, क्योंकि मजदूरों की क्रय शक्ति और कुछ उत्पादन के सामने बराबरी नहीं होता। इन संकटों को तभी हल किया जा सकता है जब उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त किया जाए तथा उत्पादन व्यवस्था से मुनाफे की भावना को निकाल दिया जाए। मार्क्स की दृष्टि में मजदूर वर्ग की मुक्ति ही संपूर्ण मानव जाति को सामाजिक अन्याय से पूरी तरह मुक्त कर देगी। सोवियत 1905 ईस्वी में रूसी क्रांति की असफलता के पश्चात श्रमिकों, कृषकों और कृषकों की प्रतिनिधि सभाओं को सोवियत कहते थे। 1905 ईस्वी में रूसी क्रांति की असफलता के पश्चात श्रमिकों, कृषकों की प्रतिनिधि सभाओं को सोवियत कहते थे। सोवियत का कार्य आरंभ में हड़तालों आदि का संचालन करना था, लेकिन बाद में वे शक्तिशाली स्थानीय राजनीतिक संस्थाएं बन गईं। सोवियतों के प्रभाव स्वरूप 1917 ईस्वी की अक्टूबर क्रांति बिना रक्तपात के संपन्न हुई। बोल्शेविक रूस में औद्योगिकरण की शुरुआत होने के साथ ही अनेक मजदूर संगठनों का निर्माण हुआ, जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स के अनुयायी जयाजी प्लेखानोव ने सन 1833 ईस्वी में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। यह पार्टी 1898 ईस्वी में दूसरे कई समाजवादी ग्रुप से मिलकर रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी बन गई, मगर संगठन और नीतियों के सवालों पर शीघ्र ही यह पार्टी दो भागों में बट गई। जो भाग बहुमत में था वह बोल्शेविक कहलाया। इस दल का मत था कि एक ऐसे देश में जहां कोई लोकतांत्रिक अधिकार न हो और जहां संसद न हो, संसदीय सिद्धांतों पर आधारित कोई पार्टी कोई परिवर्तन लाने में समर्थ नहीं होगी, वे ऐसे लोगों की पार्टी चाहते थे जो पार्टी के अनुशासन से बंधकर क्रांति के लिए काम करें। बोल्शेविक दल के नेता व्लादिमीर इलिच इलेनोव थे, जिन्हें आमतौर पर लेनिन के नाम से जाना जाता है। उन्हें मार्क्स और एंजेल्स के बाद समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में गिना जाता है।
मुंसेविक दल का नेता केरेंस्की था। कल्पनावादी समाजवादी सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियल तथा रॉबर्ट ओवेन कल्पनावादी समाजवादी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने संपत्ति को समाज के लिए उसकी उपयोगिता की दृष्टि से देखा, पूंजीवाद की बुराइयों को पहचाना तथा बेहतर समाज व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। सेंट साइमन ने यह नारा दिया, हर एक से उनकी क्षमता के अनुसार काम और हर एक को उनके काम के अनुसार भुगतान। इस तरह के समाज की स्थापना के लिए इन विचारकों ने जो तरीके सुझाए वे अव्यवहारिक तथा प्रभावहीन थे। इसलिए इस दर्शन को काल्पनिक समाजवाद की संज्ञा दी गई। वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स द्वारा समाजवादी विचारधारा के रूप में जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया उसे वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। इस दर्शन का लक्ष्य है वर्गों और वर्ग विभेदों से युक्त पुराने पूंजीवादी समाज के स्थान पर एक ऐसा नया संघ स्थापित करना जिसमें हर व्यक्ति का स्वतंत्र विकास ही सबके स्वतंत्र विकास की शर्त होगी। मार्क्स की दृष्टि में समाजवाद न केवल वांछनीय है अपितु असंभावी भी है। इसके फलस्वरूप आप देखेंगे अक्टूबर क्रांति, केरेंस्की सरकार का पतन 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ तथा रूस की सत्ता सोवियतों की अखिल कांग्रेस के पास आ गई। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को होने वाली इस घटना को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, क्योंकि उस दिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर की तारीख थी। नेक्स्ट, खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई, जिसके फलस्वरूप हजारों लोग मारे गए। इस दिन चूंकि रविवार था इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। देश निकाला, अपने ही देश से जबरन निकाला जाना देश निकाला कहलाता है। निर्वासित, अपने ही देश से दूसरे दूर रहने पर विवश करना निर्वासित कहा जाता है। यूरोप में उन लोगों का समूह जो देश में ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। राष्ट्रवादी 19वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में उन्होंने उदारवादियों और रेडिकल का समर्थन किया। वे ऐसा देश चाहते थे जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एवं तुर्की को केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाना जाता था। मताधिकार आंदोलन, वोट देने का अधिकार पाने हेतु चलाया गया एक आंदोलन मताधिकार आंदोलन था। वास्तविक वेतन यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं। इस तरह से इस लेसन का वादन समाप्त हुआ।
और आप सभी लोगों को इस लेसन के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां बता रहे हैं, जिसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, याद भी करेंगे। 1850 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक रूस में समाजवाद पर बहस। 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना। 1905 ईस्वी में रूसी खूनी रविवार और 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति। 24 अक्टूबर में बोल्शेविक का विद्रोह। 1918 ईस्वी और 1920 ईस्वी गृह युद्ध, रूस में गृह युद्ध हो गया। 1919 ईस्वी में कॉमिनटर्न का गठन और 1929 ईस्वी में समूहीकरण की शुरुआत। और आपको इस लेसन में कुछ शेष भाग रह गया है, जिसे कल पढ़ाएंगे। और इस लेसन के प्रश्नों के उत्तर कल प्रेषित किए जाएंगे, बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। तो आज आप लोगों को क्या करना है, जो हमने लेसन 2 के बारे में वादन किया है, इससे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और स्मरण करेंगे। 2-3 बार जब आप इसे देखेंगे तो आपके माइंड में इस लेसन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बिंदु, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था, इन सब की जानकारी हो जाएगी। जय हिंद।